तो अब हम आ चुके हैं साक्षी का जहाँ पर मर्डर हुआ। ये वही जगह है, ये क्रॉस का निशान आप देख सकते हैं। पार्टी वाले फैमिली को हाईजैक करके बैठे, किसी से नहीं मिलने दे रही है। कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जिन्होंने पूरा हाईजैक करके रखा हुआ। देखिए, ये इंसानियत का कत्ल है। हम लोग तो रात से सोए नहीं, हमारे पास भी लड़की है। आधा घंटे पहले मैं एसीपी से मिलने गया हूँ, यहाँ पर राजनीति हो रही है। ज्यादा सहवा डेयरी में अपराधी है सबसे ज्यादा। सबको ये पता है कि इसका नाम राहुल है। किसी अमीर की बेटी मरी है, नहीं मरी है, हमेशा गरीब की बेटी मरती। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम एक ऐसे खास मुद्दे को लेकर यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि 28 की रात को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने दिल्ली को दहला के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साक्षी मर्डर केस की। और साक्षी मर्डर केस को लेकर अगर मैं उस पूरे मर्डर की व्याख्या करूँ तो उसके लिए शब्द ही कम है। 16 साल की नाबालिग की साहिल ने हत्या कर दी। पहले उसको 40 बार चाकू से वार किया, उसके बाद भी उस आरोपी को संतुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद उसने पत्थर से कुचल कर उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद साक्षी की मौत हो गई। और इसके बाद आप सोच ही सकते हैं कि आसपास के इलाके में क्या कुछ माहौल बना हुआ होगा। दिल्ली दहल उठी थी। और उसी के साथ आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस हुआ, उसके बाद निधि मर्डर केस हुआ, फिर उसके बाद आपको बता दें ऐसे तमाम केस सामने आ रहे हैं। और इस पूरे तमाम केसों का जो एक कनेक्शन निकल कर आता है वो लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम मौजूद है साक्षी के घर के बाहर। साक्षी के घर के बाहर और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें इस वक्त सीपीआई की नेता मौजूद है जो परिजनों से लगातार बातचीत करी। और उससे पहले आतिशी भी यहाँ पर मौजूद थी। और उससे पहले साक्षी मालीवाल जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष है दिल्ली की, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल मौजूद है, मीडिया कर्मी भी यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। परिजनों से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजनों का क्या कुछ हाल है वो बयां नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जो साक्षी की माता है वो अभी फ़िलहाल बेहोशी की हालत में है, उनको पूरी तरह से इलाज दिया जा रहा है। और आप सोच ही सकते हैं कि किसी की जवान बेटी अगर मर जाए तो उस माँ के सर पे क्या बीतती है। एक बाप की बेटी चली जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, तमाम बातें हैं। ये सिर्फ एक खबर बनकर तस्वीरों पे छाई हुई है, लेकिन इसका जो इमोशनल कनेक्शन की हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। दिल्ली दहल उठी थी, ये एक मुख्य मुद्दा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद है और हम आपको उस जगह पर भी लेकर जाएंगे जहाँ पर साक्षी का मर्डर हुआ था। वही जगह पर जहाँ पर उसको 40 बार चाकू से वार करके मौत के घाट उतारा गया था, इतनी बेरहमी से। और मैं तो खुद ये सोचकर हैरान हूँ कि साहिल के दिल पर उस टाइम क्या बीत रही होगी, क्या हुआ होगा उसे, जो उसने इतनी बेरहमी से किसी को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए आपको उस तस्वीरों से भी वाकिफ़ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये एक बार तस्वीरें देख लीजिए। तो यहाँ पर कई और लोग भी मौजूद हैं जिनसे जान लेते हैं कि आखिरकार जब ये हादसा हो रहा था तो उस वक्त जो मौजूद थे लोग, उन्होंने इस मामले को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, साहिल को क्यों नहीं रोकने की कोशिश की। ये एक सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा बन चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो पूरी वारदात हुई है जिसमें साहिल ने नाबालिग लड़की को चाकू से मार के मौत के घाट उतार दिया, ये आखिरकार आपको कैसा लगता है पूरा मामला, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, ये इंसानियत का कत्ल है, ना ये साक्षी का कत्ल है, ना ये किसी और का है। एक हैवान ने एक इंसान को मारा है और उन देखने वालों की इंसानियत मर चुकी थी जो वहाँ से गुजर रहे थे। उनका वो 2.5 बिलांद का लड़का उनके काबू में क्या नहीं आ सकता था? वो 4-5 लोग या अकेला कोई मेरे जैसी भी बंदी होती तो उसको पकड़ के पटक देते। लेकिन ये इंसानियत मर चुकी है। आज इंसानों के अंदर से वो इंसानियत ख़त्म हो गई है। कानून और व्यवस्था का डर ख़त्म हो गया है। दहशत का वातावरण बना हुआ है। इस दहशत में हर कोई जी रहा है। ये बेटियां देश की आधी आबादी दहशत में जी रही हैं। और ये जो हमारे भाई हैं ना, ये भी दहशत में जी रहे हैं। इन्हें विश्वास ही नहीं है कि अगर किसी की मदद करेंगे तो कानून उनकी रक्षा करेगा। उन्हें लगता है हमने छू दिया, हमने अगर कुछ किया तो कानून हमें ही कटघरे में खड़ा कर देगा। ये कानून व्यवस्था की जो एक तरह से
उसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं, जो मतलब तोड़ मरोड़ के कानूनों को बलात्कारियों के फेवर में कर लिया जाता है, उनकी रक्षा के लिए मिनिस्टर और सारी व्यवस्था लग जाती है, पुलिस प्रशासन लग जाता है, चाहे हाथरस का केस हो, कठुआ का केस हो, चाहे आप ये अभी सुल्तानपुरी की अंजलि का केस हो, अंकिता भंडारी का केस हो, कहीं का भी अभी 8 साल की बच्ची का दिल्ली कैंट का केस हो, क्या हो रहा है इनमें? कुछ नहीं हो रहा है। अपराधी जो हैं वो सालों साल जिंदा रहते हैं, वो बेटियां तो तुरंत मार दी जाती हैं, उनके कत्ल करने में तो 2 मिनट नहीं लगते, और इन अपराधियों को सजा देने में 8-8 निर्भया जैसे केस में 7-8 साल लग गए, और इन केसों का तो कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्भया जो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी सुर्खियां बटोरा था, वो केस भी 8 साल में मुकाम तक पहुंचा। ये केस तो कोई पूछेगा ही नहीं। अब ये 2-4 दिन नेता वेता आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ये दब जाएगा और फिर सौदे और समझौते होंगे कि तुम इतना पैसा लेके इसका नाम हटा दो, इसका पैसा, इतना पैसा लेके इसका हटा दो। और खुदा ना खास्ता अगर कोई अपराधी किसी दमदार पार्टी से संबंध रखता होगा, फिर तो पूछिए ही मत, फिर तो वो अगले चुनाव में इलेक्शन में भी खड़ा हो जाएगा बिल्किस बानो के हत्यारे रेपिस्टों की तरह। फिर तो उसे चुनाव में सीट भी पक्की हो जाएगी, टिकट भी मिल जाएगी कुलदीप सेंगर की तरह और ये ब्रजभूषण शरण की तरह। वो संसद में विराजमान रहेंगे और बेटियां सड़क पर घसीटी जाएंगी, मारी जाएंगी, काट मार के समुद्र इसमें नदियों में फेंक दी जाएंगी, या सड़क पर सरेआम चाकुओं से गोद दी जाएंगी। ये इस व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा तमाचा है, और इस सभ्य समाज पर बहुत बड़ा तमाचा है इसके मुंह पर, क्योंकि बेटियां सुरक्षित आज किसी भी रूप में नहीं है, चाहे वो बहन है, बेटी है, माँ है या छोटी बच्ची है। जी जी। इसके अलावा हमारे यहाँ सीपीआई, मैम एक सेकंड, जिस तरीके से यहाँ रहते हो, तो जिस तरीके से यहाँ पर सीपीआई के नेता भी मौजूद है, तो मैम आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? आपके परिजनों से बात हुई है? देखिए ये बहुत ही हॉरिबल अपराध है, घिनौना अपराध है, अमानवीय अपराध है, और यहाँ एक ऐसे माहौल है, लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं और परिवार की बहुत ही खराब स्थिति है। इसलिए इस समय समाज परिवार के साथ देने के लिए पुलिस, सरकार, सबको ही एक साथ मिलकर परिवार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है और सख्त से सख्त सज़ा करवाने के लिए ज़रूरत है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इन्होंने भी बताया कि परिजनों का बेहद बुरा हाल हो चुका है, और अंदर भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लगातार आम जनता को जाने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया पर्सन्स को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर अब बहसबाजी शुरू हो चुकी है। और ये भी एक सोचने वाली बात है, जब कोई नेता आता है या फिर कोई भी पॉलिटिकल पर्सन आ रहा है तो ये दरवाज़ा खुल जा रहा है। उसके बाद जब आम आदमी या फिर कोई मीडिया का पर्सन परिजनों से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद पर ये बोल दिया जाता है कि परिजन बेहोशी की हालात में है, वो बातचीत नहीं कर सकते हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तमाम हालात पता नहीं क्या कुछ बयां कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मीडिया कर्मी भी जो है वो इस बहस में जुटे हुए हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है आखिरकार। समझ में नहीं आ रहा, दरवाजा बंद है 2 घंटे से, अंदर समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा नहीं जा सकते। एक नहीं, अब दूसरा नहीं, तीसरा, और ये लगातार ऐसे मामले बढ़ते हैं। दिल्ली के जो माननीय एलजी हैं, उनको अपने पद को ग्रहण करे हुए 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। जो प्रत्यक्ष तौर पर उनका कार्यक्षेत्र आता है न्यायिक व्यवस्था दिल्ली की सुधारने को, उसको छोड़कर वो बाकी तमाम कार्यों पर अपनी रुचि दिखाते, लेकिन दिल्ली की बेटियों को न्याय दिलाने में, दिल्ली की बेटियों के लिए एक ऐसा माहौल कायम करने के लिए जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर सके, उनका कतई ध्यान नहीं है। निश्चित तौर पर आपके संज्ञान में ये तीसरा मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल के अंदर दर्जनों से ज़्यादा ऐसी घटनाएँ आई हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर मीडिया के माध्यम से बड़ा रूप लिया है, और छुटपुट घटनाएँ भी सामने आए दिन आती हैं। मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ माननीय गृह मंत्री से और एलजी महोदय से कि आप हमारी बेटियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए न्यायिक व्यवस्था पर ध्यान दें, दिल्ली पुलिस के कामकाज पर ध्यान दें, दिल्ली पुलिस के रवैये पर ध्यान दें, और जो है हमारी बेटियों को आप दिल्ली की देश की राजधानी में एक ऐसा माहौल दें ताकि हमारी बेटियां निर्भरता से पढ़ लिख सके, अपने काम काज कर सके और अपने आसमान और अपनी ऊंचाइयों को छू सके। और इसके अलावा क्या ये मामला लव जिहाद से जुड़ता नजर आ रहा है? देखिए, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को
कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अगला जो कोई ऐसा जुर्म करने की अपने मन में सोच भी रहा है तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसी घटनाओं में हम देखते हैं कि समाज की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आप एक समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को बस यही कहना चाहती हूँ कि जागरूक बनिए। आज मेरी बेटी है, कल को आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी महिला इसका शिकार हो सकती है। आपको निडरता के साथ हमारी बेटियों को जो है सुरक्षित करने के लिए खुद भी आगे आना पड़ेगा और जागरूकता भी फैलानी। आपकी बेटी के साथ ऐसा उसको चाकू से गोद कर मार दिया गया, आखिरकार ये साहिल था? मुझे नहीं पता मैम। उसने आपको कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि साहिल उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था? कुछ ऐसा आपको अपनी बेटी के हाव भाव से कुछ पता चला? नहीं मैम, कभी मुझे नहीं उसने बताई ना, मुझे कभी आया गया कोई ने कभी बेटी भी नहीं बताई कभी। तो कहा जा रहा है कि वो काफी दिनों से अपनी दोस्त के यहाँ थी। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे घर से खुद ही आई थी, बोली अंकल ये ट्यूशन पढ़ाने जाती थी मेरी बेटी, तो बोली अंकल 1-2 दिन के लिए यहीं रहने दो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वो भी हमारी बेटी जैसी थी। तो आपको कैसे पता चला कि जब उसके साथ ऐसा सब कुछ हो गया? मैम एक लड़की आई मेरे को 8:30 बजे 9:15 बजे के आसपास, बताई कि साक्षी को कोई वहाँ मार डाला। तो अभी हमने साक्षी के पापा जनकराज जी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा आर्थिक कमज़ोर हैं। इसके अलावा जो उनकी माता हैं उनकी हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो एकदम से उनको जानबूझ के बिठाया जा रहा है जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर आ रहा है उसकी बजाय, वरना वो बेहोश हो जा रही हैं। उनको ऐसा अनकॉन्शियस सा फील हो रहा है कि वो बातचीत करने को भी बिल्कुल अभी उस स्थिति में नहीं नज़र आ रही है। फ़िलहाल हमने उनके पिता से बातचीत करने की कोशिश की है और उन्होंने यही बताया कि सरकार के बड़े बड़े नेता सामने आए हैं और आपको बता दें दिल्ली सरकार ने 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। इसके अलावा हंसराज भी आए थे जिन्होंने उन्हें 1 लाख का चेक दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है मुआवजा राशि से काम नहीं चलेगा, उन्हें आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिलवानी है। और उसके लिए आपको बता दें आतिशी आई थी, उन्होंने कहा था कि हम बड़े से बड़ा इस पूरे केस को लड़ने के लिए हायर करेंगे जिससे कि ये केस जल्द से जल्द जिसे कहेंगे पूरा हो और उसके बाद आरोपी को जल्द से जल्द सज़ा मिले, ना कि निर्भया हत्याकांड की तरह इस केस को 8 साल तक खींचा जाए। तो इसीलिए अब इनकी मांग, बस जो परिजनों की मांग है वो यही है कि जल्द से जल्द आरोपी को फांसी की सज़ा मिल जाए। तो इसी के साथ अब आपको लेकर चलते हैं हम उस जगह पर जहाँ पर साक्षी का मर्डर हुआ था, जहाँ पर उसको 40 बार चाकू से वार कर करके मौत के घाट उतार दिया गया था। और इसके अलावा आरोपी तब भी संतुष्ट नहीं था, उसने फिर भी पत्थर से उसे मार मार के कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस मर्डर पॉइंट पर। तो अब हम आ चुके हैं साक्षी का जहाँ पर मर्डर हुआ था। ये वही जगह है, ये क्रॉस का निशान आप देख सकते हैं कि यहीं पर साक्षी का मर्डर हुआ था। यहीं पर इसी गली से वो जा रही थी जब साहिल ने उसे रोककर यहाँ पर 40 बार चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तब भी आरोपी को संतुष्टि नहीं हुई, उसने फिर उसके बाद उसे पत्थर से कुचल कर मार डाला। और ये वही जगह है, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ और ये आप देख सकते हैं वही गली है जहाँ से वो आ रही थी। उसके बाद साहिल उसका पीछा कर रहा था, इनकी काफ़ी टाइम से कहासुनी चल रही थी। उसके बाद पता नहीं किस सनक में साहिल आया और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि वो इतनी सी गली में यहाँ पर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और यहाँ पर ही वो लोग खड़े थे जिन्होंने मूक दर्शक बनकर उसको एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। और आप उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि साहिल की हाइट, वेट और पूरा शेप क्या कुछ है। अगर कोई आम इंसान हो या फिर कोई नॉर्मल भी इंसान हो तो उसको रोक सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मूक दर्शक बनकर वहां पर जनता खड़ी रही और आसपास के लोग बस उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। और उसके बाद सवाल जवाब प्रशासन पर किया जाता है, पुलिस पर किया जाता है, सरकार पर किया जाता है कि व्यवस्था खराब है, कि जनता की सुरक्षा नहीं है। लेकिन आम जनता ही बिल्कुल अपने सामने होती हुई वारदात को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं करती। एक बेहद हैरानगी वाली बात है। तो इसी को लेकर हमारे साथ एक और यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये पूरा इंसिडेंट जिस तरीके से हम देख रहे हैं अब उससे पूरा दिल्ली दहल उठा है।
क्या है ये पूरा मामला, एक बार विस्तार से आप बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो दिल्ली की बेटी है वो सुरक्षित नहीं है। चाहे 2012 निर्भया था, चाहे 2023 अंजलि था, या आज साक्षी हो, दिल्ली में हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा फेल्योर है दिल्ली पुलिस का। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम आपके चैनल के माध्यम से कि केजरीवाल जी पूरा ठीकरा एलजी के सर पे फोड़ देते हैं। मुझे बताइए कौन ऐसा इंसान है कोविड में जिसका चालान नहीं हुआ? हम गाड़ी पे रहते थे, हमारी कार के अंदर जो है केजरीवाल के मार्शल आके कहते थे आपने मास्क नहीं पहना। वो मार्शल अभी कहाँ पर है? वो गाड़ियों के सामने कूद कूद के मॉल में दुकानों में घुस घुस के चालान काटते थे 2-2 3-3 हज़ार का। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो मार्शलों को चालान काटने का उनका काम खत्म हो गया है तो उन लोगों को दिल्ली की तंग गलियों में भेजिए। मैम ये देखिए आप जरा ये देखो, आपको लगता है कि यहाँ पर कभी सीवर पे भी कोई काम हुआ है? केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने 8 साल में दिल्ली को लंदन बना दिया जी। अब बताइए एमसीडी में भी तो यही है, ये क्या कर रहे हैं? मैम ये टोटली ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। केजरीवाल जी पूरी बॉल जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर ठोकते हैं। दिल्ली पुलिस बेचारी न्यूट्रल है। तो मैं कहता हूँ ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है। दिल्ली में हमारी बेटी कैसे सुरक्षित हो उसके लिए चर्चा करें। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सब लोग साथ में आए। और जो ये कल जो 2 दिन पहले यहाँ हादसा हुआ ये बहुत दर्दनीय है। मुझे लगता है कि जो लोग मूर्खदक्षर बन के बैठे थे, मैं एक बात बताऊं, अभी हमें लग रहा है कि अगर हम होते तो हम ये कर देते, बट एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आदमी डरता है। ये डर हमारे लोगों के दिल्ली के दिल में है, तो वो दिल्ली के दिल में जो डर है वो डर भी निकलना चाहिए। लेकिन आपने देखा उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसको एक बार भी कोशिश जिसे कहते हैं कोशिश नहीं की। एक बंदे ने कोशिश की थी उसका चाकू खींचने की, बट पीछे से उसने ऐसे कर दिया तो वो डर के भाग गया और वो बंदा बहुत जोर से भगा। और मैं सर आपको वो भी बताना चाहूंगा, वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे ये पूरा जो है न्यूज़ वायरल हुई है और आज पूरा दुनिया जो है दहल चुकी है। तो मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में कोई काम नहीं होगा, दिल्ली में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसके अलावा देखा जा रहा है ये पूरा मामला लव जिहाद से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कि साहिल कह रहे हैं बहरूपी बनकर घूम रहा था, रुद्राक्ष पहन लेता है, कलावा पहन लेता है, उसके बाद इंस्टा रील पर भी उसके हिंदू से जुड़े कुछ हाथ में पहना हुआ दिखता है। क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी जो बच्चियाँ होती हैं चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, 14-15 साल की बच्चियाँ जो हैं वो ये समझे कि माँ बाप आपकी ज़िंदगी में सबसे प्रियर हैं। उनके अलावा आप कोई लड़का हो, दोस्त हो, पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, क्योंकि ऐसा धोखा देने वाले लोग बहुत हैं। आपने देखा पीछे से अभी साहिल गहलोत जो निक्की यादव मर्डर केस हुआ था, उससे पहले भी कुछ केस हुए। तो इसमें हमेशा हमारी बहन बेटियां ही शिकार बन रही हैं। तो बिल्कुल जैसे मैंने लोगों से यहाँ बात की एज अ सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने बताया कि ये बंदा राहुल नाम से यहाँ रहता था। यहाँ पे कोई नहीं जानता कि इसका नाम साहिल है, सबको ये पता है कि इसका नाम राहुल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस चीज़ को हम उससे रिलेट बिल्कुल कर सकते हैं। और लव जिहाद का मामला जिस तरीके से देखा जा रहा है, सोनू भी उसका नाम सामने आ रहा है, मतलब उसका तमाम तरीके के नाम लेकर वो यहाँ पर घूम रहा था और उसके बाद लोगों को गुमराह कर रहा था। कुल मिला के एंड में एक ही चीज़ है कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। फास्ट ट्रैक में ये चले और तुरंत उसको फांसी की सज़ा हो, और इसको कसाब बना के या कसाब की तरह बिरयानी ना खिलाए दिल्ली पुलिस या हमारा माननीय न्यायालय। और मुझे लगता है न्यायालय को भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे केसेस, निर्भया के आरोपियों को फांसी मिलने में 10 साल लग गए, जो जुवेनाइल था वो बाहर निकल गया, अब वो जाके किसी नए इंसान का। तो सिस्टम जो है, चाहे वो हमारा दिल्ली पुलिस हो, चाहे हमारी दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या आपका जो माननीय न्यायालय हो, इन सबको बैठ के कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर लोग भी हमने देखे, और इसके अलावा जो मामला सामने आ रहा है और उनके पिता का भी क्या कुछ कहना है वो भी हमने सुना। हमने अभी उनसे जस्ट बातचीत की है, लेकिन जब हम उनके घर के अंदर जाने की हमने कोशिश की तो हमें अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। हमने प्रोटेस्ट भी किया इस चीज़ को लेकर, उसके बाद हमारी उनसे बातचीत हुई। लेकिन आप वहाँ पर सुबह से मौजूद थे, जैसा कि हमने इनसे बातचीत की तो 8 बजे से सुबह से मौजूद थे। तो वहाँ पर आप कुछ कह रहे थे कि जो अंदर एक इंसान था वो पूरा कंट्रोल कर रहा था कि किसको अंदर आना है, किसको नहीं आना। एक्चुअली क्या था, अंदर वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग थे
वो एक्टिवली वहाँ पर पूरा एक तरीके से इस इवेंट को हाईजैक करने की कोशिश में हैं, क्योंकि उनको लगता है दिल्ली गवर्नमेंट का फेलुअर है तो हम इसको मुद्दा बनाएं, और उनने पूरे फैमिली को एक कॉर्डन ऑफ कर लिया है। फैमिली से ना मीडिया मिल सकता है, आप भी किसी चीज़ में पॉलिटिकल मुद्दा घुस जाता है तो चीज़ें जो होती हैं वो इंसाफ से भटक जाती हैं। तो वहाँ पे अभी भी कोई आम आदमी पार्टी के एक्टिव वॉलंटियर्स हैं जो नहीं चाहते कि मीडिया या हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोग जाके फैमिली को सपोर्ट करें और रियल में जो है उनको कुछ बच्ची को न्याय मिले। वो सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। जी, तो चलिए अब आपको एक और बार तस्वीरें दिखा देते हैं। वही क्रॉस का निशान है जहां पर साक्षी का मर्डर किया गया था और उसके बाद बेरहमी से उसको मार के मौत के घाट उतार दिया गया। अब आपको कैमरा दिखाते हैं जहां से वो तस्वीरें कैद हुई और अब वो पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, पूरा दिल्ली दहल उठा है। आपको बता दी वो कैमरा है, ये वो सीसीटीवी कैमरा है, आप देख सकते हैं उधर की साइड भी इधर की साइड भी, और वो सीसीटीवी कैमरे से यहाँ का पूरा जिसे कहेंगे मामला कैद हो गया। और अब जो आप अपने टीवी स्क्रीन में या फिर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जो तेजी से वायरल हो रहा है, इसी कैमरे की मदद से ये पूरा मामला जो है वो रिकॉर्ड हुआ। और इस रिकॉर्डिंग के बाद आपको बता दें ये वही पेड़ है और यहाँ से जा रहे तमाम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, पर ये आप देख सकते हैं कितना संगीन मामला है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है, और इतने सारे लोगों की मौजूदगी में भी उस आरोपी का हौसला इतना ज़्यादा बुलंद था कि उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा और उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उस बेचारी बच्ची की चीख तक नहीं निकली और वो सीधे मौत को उसने गले लगा लिया। क्या होता है कि लेडीज लोग क्या करती हैं कि कैमरे से आने से डर जाती हैं, फिर उसके बाद जब महिला की आवाज महिला नहीं उठाएगी तो फिर उसके बाद ये मामला दब जाता है। तो इसलिए महिला अगर अपनी आवाज बुलंद करे ना, हाँ, इतना बड़ा घटना हुआ है, कोई महिला आवाज उठाया है? कोई नहीं उठाया है अभी तक। साहबा डेरी में अगर दूसरा जगह होता तो कितना महिला अभी सड़क पर पेरा पर सब जाम करके लोग बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई महिला नहीं बोला, एक आवाज ने साहबा डेरी में कोई उठाया। यहाँ पर कितना चीज दबा हुआ है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते हैं, छोटे मोटे लोग गरीब लोग इसी से मर रहे हैं। गुंडा आ जाता है घर पर जबरदस्ती, लड़की के पास ऐसे करता है जबरदस्ती, लेकिन माँ बाप चुप होते, थाने में जाते हैं, बोलते कि कोई नहीं सुनवाई है, तुम चले जाओ अपना, पैसे लेकर के थाना वाला भी कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है, इसलिए अपराधी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता है। सबसे ज्यादा साहबा डेरी में अपराधी है, सबसे ज्यादा नशेबाज और चरसी सब यही घूमता है, सबसे ज्यादा। पुलिस वाला कुछ नहीं करते हैं, पुलिस वाला पैसे पर बिके हुए। प्रहलादपुर थाना बिल्कुल बिके हुए हैं, बिल्कुल बिके हुए हैं, हाँ बिल्कुल बिके। जिस तरीके से पूरा मामला देखा जा रहा है, सीसीटीवी में कैद हो गई है घटना पूरी, वो बेरहमी से उस लड़की को मारता गया, लेकिन वहाँ मूक दर्शक बने खड़े लोग, उन्होंने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश। देखिए छोटी बहन, अगर अपराध को देखिए, मैं तो कह रहा हूँ एक नया कानून आ जाना चाहिए और हम मोदी जी से उम्मीद कर सकते हैं। हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, झाड़ू से कोई मतलब नहीं है। एक नया कानून आए कि अपराध को देखना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है और आप उसको चुपचाप देख रहे हो तो उसको भी उतनी सजा मिलेगी जितनी 10% सजा उसको भी दो। क्योंकि एक मिनट रुक जाओ दीदी, एक मिनट रुको। आप एक बात बताओ, अगर ये सीसीटीवी नहीं होता, कैमरामैन साहब जरा वो सीसीटीवी दिखाओ, अगर ये सीसीटीवी नहीं होता ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता। पता क्या होता, उसको 4 सबूत होते कि वो कहीं और था, ये दिखाया जाता। मगर आज ये सीसीटीवी था, चाहे किसी ने भी लगाया हो। अब इसमें कोई नेता आके नंबर बनाए तो उसको जूते मारो, कहना हमारी टैक्स के पैसों से सीसीटीवी लगा, जरा चौड़ा मत हो। ये भी 10 साल 20 साल पीछे चल रहा है हमारा भारत। हमारे देश में अगर यही भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं, चाहे हिंदू ने मुस्लिम लड़की को मारा हो, मुस्लिम ने हिंदू लड़के को मारा हो, 1% कहते हैं कि हमें शेम है, हम हिंदू है। अरे लानत है ऐसे लोगों पे जो अब आगे नहीं आ रहे। आप बताओ मेरे को, जंतर मंतर में कितने लोग जाएंगे अब उस लड़की के इंसाफ के लिए? क्या पता उसको 15 दिन बाद जमानत मिल जाए, क्या पता जमानत मिल जाए। और सीधी सी बात है, अगर आप जाके, मैं खुले में बोल रहा हूं मैडम, देखिए घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक झटके में मरे आदमी। दिल्ली पुलिस ने, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब गिने चुने थाने और गिने चुने अफसरों को अगर आप छोड़ दोगे ना मैडम, गिने चुने थाने और गिने चुने अफसरों को छोड़ दो, तो दिल्ली पुलिस में कुछ अफसरों का ऐसा रवैया है कि अगर आप किसी मुजरिम की रिपोर्ट लिखवाने जाओ, अपराधी की, तो खुद से इतने सवाल पूछते हैं कि अगली बार बंदा जाएगा ही नहीं। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? आपका क्या मतलब था उससे? आपने पैसे उधार क्यों दिए? आपकी लड़की उसके साथ क्यों गई? अरे अगर किसी लड़की ने किसी लड़के से दोस्ती करी है, और ये जो कलावा वाला सिस्टम है ना मैडम, ये नया फैशन चला है आजकल, तिलक लगाना, कलावा बांधना, और सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है मैडम मोबाइल। ये मोबाइल जो चला रहे हैं, आज 3 साल के बच्चे को मोबाइल दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है मोबाइल? अपनी सहूलियत के लिए, कि भैया हम फ्री हो जाएंगे।
अब बच्चा जो है उसमें मोबाइल में किससे बात कर रहा है, क्या लेन देन कर रहा है, कौन लड़के से दोस्ती है, कौन लड़की से दोस्ती है, कोई माँ बाप पूछता है? भाई साहब कोई पूछता है? और सीधी सी बात है मैडम, सुनिए, पढ़े लिखे की बात नहीं दीदी, आज की डेट पे अनपढ़ ज्यादा चला रहे हैं मोबाइल, पढ़े लिखों के पास तो टाइम भी नहीं है। आज की डेट में अगर माँ बाप ने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो लड़की भी 16 साल की थी, अपनी मर्जी से उसकी राम राम नमस्ते थी, वो लड़का मुस्लिम था, उसने कलावा पहना था, हिंदू रीति रिवाज दिखाता था, वो रुद्राक्ष की माला पहनी थी, तिलक भी लगाता था, उसने अपनी आईडी में भी देवी देवताओं के पोस्ट डाल रखे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि साहिल उसका नाम था, लेकिन वो राहुल नाम से पूरे प्रचलित है। वो तो देखिए हो ही रहा है, केरला स्टोरी में भी हमने देख लिया है। साहिल जो है मतलब वो हो सकता है कि क्या नाम है, सूरज साहिल बन जाए, और राहुल जो है वो रहीम निकलता है, ये तो हो रहा है मैडम। जो रहीम है वो राहुल बन जाता है। मगर लड़की की भी तो गलती है, लड़की की आंखें फूट गई थी, लड़की को दिख नहीं रहा था। देखिए मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आगे कोई वारदात रहा हूँ इसके लिए बात कर रहा हूँ। मैडम 16 साल की उम्र में कोई लड़की हो दुनिया की, पहली बात तो वो बालिग नहीं है, इसी चौराहे पे दे दो, हम तो कह रहे हैं। मगर मानवाधिकार मैम जी सुनिए, यहाँ पर मांग करने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक से बोलने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ कानून से कहिए कि वो लड़का को यहाँ हवाले करे, और पत्थर जैसे लड़की को मारे उसी तरह सब पब्लिक मिलके पत्थर से उसको मारेंगे। बस बात यही खत्म है, इससे आगे नहीं कुछ। यहाँ पर फोटो लेने का कुछ, किसी से बातें करने का जरूरी नहीं है, बस यही। जैसा कि और लोगों का यहाँ पर आसपास कहना है कि अब उस आरोपी को इस कदर सजा देना चाहिए कि इसी चौराहे पर उसको उसी पत्थर से मार मार कर। जब तक इस देश में भैया एक मिनट दीदी, एक मिनट रुकिए, एक बात मेरी बोलने दीजिए, अगर बुरी लगे तो मत डालना ये बाइट एडिटर साहब। उत्तर प्रदेश का प्रोटोकॉल हम लोग क्यों मेंटेन कर रहे हैं? अपराधी को घर से ही गायब कर देता है वो। मैं कह रहा हूँ मैडम, अपराधी के घर में बुलडोजर चलता है ना, तो उसके माँ बाप पहले कहते हैं कि अपराधी को घर से बाहर निकाल दो, कि भैया हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो अपराध करने के बाद वो अपने घर जाता है, और अपराध करने वाले के घर वाले कहते हैं आ बेटा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ माल लाया तो हमें भी दे दे और हम तेरी जमानत में काम आएगा। मैडम दिल्ली भी मांगे योगी मॉडल, 2 तारीख ना सुनवाई वही फैसला, गाड़ी पलटे, सृष्टि पलटे, बंदा पलटे, हमें नहीं मालूम, अस्पताल ले जाओ, आप कुछ भी करो, मगर जब तक अपराधी के दिल और दिमाग में खौफ पैदा ना हो, अपराध खत्म नहीं होगा। मैडम 6 महीने में जमानत हो जाती है, 3 महीने में जमानत हो जाती है। वकील बड़े समझदार है, वकील कहते हैं कि सर इसकी छोटी उम्र है, ये अपराधी बड़ा बन जाएगा, फिर पीछे उसके पापा। ऐसा भी मामला सामने आ रहा है कि वो उसने नशे की धुत में इस अपराध को अंजाम तो दिया, फिर उसके बाद फिर नशे को सजा दे दो। अगर मेरे हाथ ने भगवान ना करे कोई क्राइम करा है तो मेरे हाथ को काट के अलग कर लो और मेरे शरीर को छोड़ दो। पता क्यों? मैडम अपराधी करने वाला चाहे नशे में हो और चाहे बिना नशे में हो, अपराध तो अपराध होता है। अब इतने लोग जब यहाँ घूम रहे थे, उन्होंने कौन चश्मा लगाया हुआ था कि जिन्होंने उसको मारा है, मारने के बाद यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कौन सा चश्मा लगाया हुआ था? अगर यहाँ से थोड़े अद्धे रोड़े उसके सर पे मार देते, उसको पकड़ लेते, कोई मर्द नहीं था मैडम, कोई जिम नहीं करता था, कोई जिम नहीं करता था। यहाँ पाउडर खाते हैं लोग जिम के लड़के पूरे दिन, हैं फोटो में डाल रहे इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे करके, बहन को बहन के लिए दिखाते। क्या हम अपनी बहनों के लिए पैदा हुए इस दुनिया में? औरों की बहनें हमारी बहन नहीं है, चाहे धर्म कोई भी हो वो। इसको सजा मत दो मैडम, इसके साथ योगी जी जैसा पेश करो जैसे उत्तर प्रदेश पे प्रोटोकॉल चल रहा है। और दिल्ली अपराध मुक्त नहीं हो सकता जब तक योगी जी और मतलब मोदी जी और अरविंद केजरीवाल की आपस में बजी रहेगी, क्योंकि वो कहते हैं दिल्ली पुलिस तुम्हारी है। भैया विधायक अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, आपस में लोगों की साथ गांठ ही नहीं है। अगर विधायक बुलाए पुलिस वालों को कि भैया बीट वाले कहाँ हैं, एक हुटर बजे, भैया कोई बीट वाला आता होगा यहाँ पे? कभी सुना हुटर बजाओ? लोग पब्लिक बता रही है, सुन लो। मैं तो बाहर से आया हूँ दिल्ली का ही, बाहर का मतलब ये नहीं कि कोई और। तो मैडम जब तक अपराध, और पता है पुलिस कहाँ के लिए है? पुलिस है, पुलिस पता कहाँ के लिए? पुलिस नेताओं की सुरक्षा के लिए। पुलिस बनी नेताओं की सुरक्षा के लिए, पुलिस बनी है जो बड़े बड़े एक्टर हैं उनकी सुरक्षा के लिए, पुलिस बनी है, बता रहा हूँ मैं, क्रिकेटरों की सुरक्षा के लिए, और पुलिस बनी है पैसे वालों की सुरक्षा के लिए। जिनको कुत्ता भी काट जाए ना तो उनको एक PSO दिया जाता है। गरीबों के लिए कोई पुलिस नहीं है। तो यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए नहीं आती पुलिस रात को? कोई नहीं। अगर हम लोग को झगड़ा लड़ाई भी होते हैं आपस में, अगर पुलिस फोन करते हैं तो वो 4 घंटा के बाद आएंगे, अब फोन भी नहीं उठाएंगे। नहीं आते हैं तो लोग मर आ जाते हैं, लोग कितना मार पीट हो जाते हैं। अगर बोलने जाएंगे तो बोले तुम्हारा पेट तो नहीं टूट गया है, तुम्हारा तो मार तो नहीं दिया है जान से, ऐसे बोलते हैं पुलिस वाले, ऐसे बोलते हैं मैडम। अगर ये
कार्रवाई आप नहीं किए तो यहाँ पर सब लड़की को जीना हराम हो जाएगा, लड़के चौरे हो जाएंगे कि जो ये लड़का को तो कुछ किया नहीं तो हमारे भी हम ही करेंगे, कुछ करेंगे। जबरदस्ती लोग से लड़की से जबरदस्ती लड़की को जाएंगे करने के लिए, जबरदस्ती बोलेंगे नहीं करेंगे तो हम मार देंगे, जैसे क्या है वैसे करेंगे, नहीं तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए दीदी, इतना तो आपसे रिस्पेक्ट है, ठीक है। ऐसे कार्रवाई मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपकी आवाज बन के पूरे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, क्योंकि नहीं कीजिएगा, सही काम कीजिएगा। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे को भी पता है, मेरे भी माँ बाप है, मैं भी चाहती हूँ कि एक बेटी को इंसाफ मिले और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, समाज के सामने कड़ी सजा, जिससे कि अगले बार कोई एक बेटी को ऐसा उसके साथ ऐसा अपराध ना हो। ये कार्य यही खत्म कीजिए, यहीं से खत्म कीजिए, जब बहन बेटी सबके खुलेआम घूमे, नहीं तो सब घर में अभी से सब अपना बेटी बच्चे को सब घर में कल से लोग वैसे बंद कर रहे। एक मिनट मैं मुझको इंसाफ कैसे मिलेगा बिटिया को? देखिए आज मैं कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। मैं आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ में मेरी बेटी कांड हुआ था, करुणा मर्डर केस देखो मेरा आज तक चल रहा है, ये देखिए मेरा करुणा मर्डर केस चल रहा अभी तक। करुणा मर्डर केस? हाँ जी, बुराड़ी वाला। मैं आता धक्के खा रहा हूँ कोर्ट के, सिर्फ क्या है वो पैसे वाला है सिर्फ वो, और मैं गरीब आदमी हूँ। आज तक इंसाफ नहीं मिला मुझे, आज तक इंसाफ नहीं मिला मुझे उस लड़की का। ये देखिए किस तरीके से करुणा हत्याकांड में अब हाँ, और ये पूरा मामला ये है कि वो अभी उनके पिता आज तक कोर्ट की चक्कर ही काट रहे हैं, इंसाफ अभी नहीं मिल रहा है। निर्भया का आप ही देख लीजिए, वो इंटरनेशनल लेवल तक मामला पहुंच गया था। वकील भी बिकता है, सारे लोग बिक जाते हैं, पैसे वाले को, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, पैसे वाले को इंसाफ मिल जाए। क्योंकि आज तक किसी अमीर की बेटी मरी है नहीं मरी है, हमेशा गरीब की बेटी मरती, क्यों मरती है गरीब की बेटी? जिसका दिल जाता है, जिसकी अंगुली कटती है उसको दर्द होता है, अमीर बोल के चला जाता है, कुत्ते की तरह भटकते हैं, चप्पल घिस गई घिसते घिसते बाहर घूम रहा है आजाद पंछी की तरह। जज वकील खरीदे जाते हैं क्योंकि वो पुलिस वाला है, इसलिए। क्या हुआ था पूरा मामला बताइए मैडम? पूरा मामला खोल के देखो अपना मोबाइल, सर पता लग जाएगा। जैसे से जानना चाहूंगी ना कि किस तरीके से जे बेटी गई है ना वैसे मेरी बेटी ले ली थी, मैं तो ना है भी नहीं थी, मेरी बेटी को पीछे से खा गया। हत्यारे बेटी को कब्जे में ले लेते, मार देते, कूट देते हैं, बड़ को छुड़ा लेते हैं, ऐसी डोलते हैं आजाद बने। कुछ नहीं हो सकता इनका, दलंदे हैं जी, हत्यारे हैं जी, इनका कुछ नहीं हो सकता। अपनी माँ बहन को मारे इस तरह, जब पता लगती है दर्द क्या होता है औलाद का, जब अपनी मरती है, जब दर्द होता है, दूसरे की बहन बेटी का दर्द नहीं होती। जे भी कोई माँ बहन जिनकी बेटी नहीं है, कि इनकी माँ नहीं है, कि बहन नहीं है, कौन नहीं है इनकी, जो दलद्दे की तरह। मैं ये नहीं कहती हर बेटा एक जैसा होता है, हर सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो कोई कसाई ऐसा आ जाता है जीवन में जो इंसान को मारता। आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला मेरी बेटी का। तो अभी क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई है? कुछ भी नहीं हो रहा है, बाहर घूम रहा है, उसके बाप ने बेल पे ले लिया, बाहर घूम रहा है आजाद की तरह। कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। आईओ आता ही नहीं, आईओ बिक गया, वकील बिक जाते हैं, जज बिक जाते हैं, सब बिक जाते हैं। हम चप्पल काटते घिस गई हमारी चप्पल, रो रो के आंखें फूट गई, पागल हो गए थे हम। आपसे कोई पुलिस प्रशासन या फिर कोई भी अधिकारी आया था आपसे मिलने के बारे में? मिलने आते हैं, चले गए थे उसी टाइम पे, उसके बाद में मिल के भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, इन माँ बाप इनका कैसे जी रहे थे। 7 साल हो गए, 7 साल से हमें पता है हम कैसे जी रहे हैं। मर गए हैं लेकिन जी जरूर रहे हैं, मर गए नीले पे, एक मुर्दा लाश जी रहे हैं हम, इस तरह के इंसान जी रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी हम यहाँ पर साक्षी मर्डर केस को लेकर आए थे, लेकिन करुणा मर्डर केस में भी उनके माता पिता जो थे करुणा के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। 7 साल हो चुके हैं। निर्भया के अलावा अगर अब आप करुणा केस को भी उठाकर ले लीजिए तो 7 साल हो गए माँ बाप को कोर्ट के चक्कर काटते काटते, उनकी चप्पल घिस चुकी है, आंखों के आंसू सब हकीकत बयां कर रहे हैं कि क्या गरीब की आवाज सरकार नहीं सुनती, क्या न्याय गरीबों के लिए नहीं बना है। तो इसको लेकर ये तमाम सवालात सरकार पर खड़े होते हैं, न्यायालय पे खड़े होते हैं कि क्यों गरीब लड़की के साथ ऐसा होता है, क्यों गरीब परिवार को एकदम
दबा दिया जाता है, उसको न्याय कब तक मिलेगा, ये अपने आप में गुहार बन चुकी है। तो मैं भी सरकार से आग्रह करना चाहूंगी और कानून से भी एक बार आग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरीके के मामले उठते हैं, अगर उसी टाइम उस अपराधी को सजा दे दी जाए तो इस तरह के अगले कदम जो अपराध के होने वाले हैं उसको रोका जा सकता है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूंगी और लगातार हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की और एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार आसपास का दृश्य दिखा दे कि यहाँ पर वो हादसा हुआ था और अब वो हादसा इतना ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में फैल चुका है कि अब वो सनसनी बन चुका है और अब हर माँ बाप को डर बैठ चुका है कि हमारी बेटी के साथ ना हो अगला कदम कहीं कुछ और ना हो। तो ये आपने देखी तस्वीरें और इसी के साथ अब आपने करुणा मर्डर केस से भी जुड़े उनके माता पिता को भी देख लिया। न्यूज वॉच इंडिया साक्षी मर्डर केस के हर उस सुराग तक पहुंचने की कोशिश में है, चाहे वो साहिल का घर ही क्यों ना हो। तो अब न्यूज वॉच इंडिया की टीम दिल्ली टू बुलंदशहर के लिए रवाना हुई, जहां साहिल ने पनाह ली थी। वहां हमारे संवाददाता कदीम राजपूत ने साहिल की बुआ और आसपास के लोगों से बातचीत की और जो परिजनों ने कहा आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। आप देख सकते हैं जो कि बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव अटेरना की तस्वीरें हैं, जहां पर जो कि साहिल जो हत्यारा था जिसने नाबालिग लड़की की चाकुओं से हत्या कर दी, उसके बुआ के लड़के हमारे साथ मौजूद थे। सहयोगी कहूंगा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो गांव के कुछ लोग हैं जो पड़ोसी हैं, साहिल की बुआ के जो पड़ोसी हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जिस तरह से साहिल की जो बुआ के लड़के ने बताया है कि यहाँ पर वो 4 बजे आया था और उसने शादी का बहाना लिया था कि वो शादी से आया है, थका हुआ है, और जो कि 4 बजे उसने साहिल के बुआ का जो घर था उसका दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने के बाद में जो एक बैठक है, फिर एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। सहयोग से कहूंगा इस बैठक में वो सोया था और जो कि बड़ी चैन की नींद यहाँ पर ले रहा था, बड़ी ही सुकून की नींद यहाँ पर ले रहा था। एक हत्यारा जो साहिल है जिसने एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से चाकुओं से हत्या कर दी, वो यहाँ बुलंदशहर के गाँव में आकर एक चैन की नींद सो रहा था और चैन की नींद ले रहा था। यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं, जो साहिल की बुआ के जो पड़ोसी हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें विस्तार से। ये तस्वीरें हैं साहिल की बुआ के घर की तस्वीरें, बाहर से दिखाने की कोशिश करें आप। एक बार तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव अटेरना आता है और यहाँ पर जो साहिल था वो जो नाबालिग लड़की की हत्या कर और सीधा उसको जो ठिकाना मिला वो बुलंदशहर के पासू में मिला और अपनी बुआ का घर मिला, जहां पर उसको पनाह दी गई। चैन की नींद सो रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको यहाँ से गिरफ्तार किया। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु तोमर। हिमांशु जी, यहाँ पर साहिल आया था जो कि एक नाबालिग लड़की की उसने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये हम तो कहना यही चाह रहे हैं, जांच करो इनकी जो सिम की रिकॉर्डिंग वगैरह, कोई ना कोई लेके आया उसे, क्योंकि 18 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से खुर्जा की। 3 बजे 4 बजे कोई बस ना मिलेगी। पूरा सहयोग किया यहाँ पे उसे छुपाने का। कहीं ना कहीं आपके मुताबिक यहाँ कॉल करके बुलाया गया है कि यहाँ पर आ जाओ, छुप जाओ, या फिर उसे लेके आए हैं। क्योंकि खुर्जा से सावित्री आने का जो रास्ता है 18 किलोमीटर का कम से कम भी है, वो कोई बाहर नहीं चलता 8 बजे के बाद। 6 बजे वही लास्ट बस आती है, उसके बाद कुछ नहीं चलता। इनका कहना तो ये कि 4 बजे उन्होंने यहाँ आके उसने हत्यारे ने गेट खटखटाया था, उसके बाद इन्होंने पूछा कौन, उसने अपना नाम बताया साहिल हूँ, उसके बाद इन्होंने वही तो बता रहा हूँ ना, क्रॉस चेक कर लो, फुल डिटेल से पता लग जाएगा सारा चीज है। वो डायरेक्ट आया है, लेके आया कोई उसे खुर्जा से। यहाँ जिस तरह से उसने एक जघन्य अपराध किया, एक नाबालिग बेटी को एक के बाद एक चाकू से मार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, क्या कहेंगे उसको क्या सजा? तो हम हर तीसरे महीने के हमें सजा क्या मिलना चाहिए? सजा वो तो फांसी के लिए बोलेंगे, सीधे फांसी करो, एनकाउंटर करो, हर तीसरे महीने केस आ रहा है। फिर एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। जो कि साहिल के बुआ का ये घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इनसे हम जानकारी जुटाने की भी कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो साहिल की बुआ थी उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप साहिल की बुआ हैं और उसने एक दिल्ली में एक बेटी की हत्या की थी, आपको पता चली? ना मुझे तो कल शाम को 4 बजे पता पड़ी है, जब यहाँ से ले गए। बताइए मेरे बच्चा ने, अम्मी साहिल आया है टाइम 4 बजे, उसके बाद में शाम को टाइम पुलिस आई है, उससे पूछी है तो उसे ले गए। मैंने ले जाने इसने क्या करा, जो ऐसे बात हुई कभी तक हुआ ना। अच्छा, वो यहाँ पर कितने दिन से आना जाना था, कैसे आता जाता था? पहले भी कभी आया था? कितनी बार आ चुका होगा अब तक? शादियों में आ गया, कभी मैं शादी करती जब आ गया वो, और काम बराबर करवा गया, फिर चला जावे अपने माँ बापों के साथ में। और जैसे कहीं शादी ही तो वहाँ पे आया कहीं आया। अच्छा, नाम उसका साहिल था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया उसका हाथ में कलावा था और गले में रुद्राक्ष की माला भी थी, तो कहीं ना कहीं संदेश हो रहा है कि उसने जो साक्षी थी जिसकी हत्या की थी उसको कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू धर्म से बता रखा था। ये मुझे मालूम ना है जी, क्या हा क्या ना, मैंने कभी ना देखा उसके। रुके ही ना मेरे यहाँ पे, इतने जैसे शादी में आया चला गया, मुझे क्या खबर क्या कला है पहनना क्या पहनना।
जिस तरह से वो आपका भतीजा था और निर्मम हत्या करने के बाद में उसको कहीं ना कहीं जो एक आस जगी थी वो आपके यहाँ पर आया आस लेकर और यहाँ पर सुकून की नींद सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था एक नाबालिग बेटी की हत्या करने के बाद में। तो क्या लगता है कि उसकी आदत जो थी वो कैसी थी? सनकी टाइप में था जो कि एक वो कसाई बन गया साहिल। मैं यहाँ ना थी उस टाइम, वो आया हूँ, मैं अपनी बेटी के यहाँ गई हुई। पहले से आपको पता होगी उसके आदत के बारे में कि सनकी टाइप में रहता था, कैसे रहता था, नशा करता था? ना मैं नशे फंसे मैंने कभी ना सुने ना मैंने देखे, ऐसे ही आवे शादी में जब आवे 2 दिन 1 दिन 3 दिन जैसे रहे, शादी में काम हम संभाला चला गया। बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से 4 बजे वो रात के समय घर पर आ गया, यानी बुलंदशहर से खुर्जा पहुंचा होगा, खुर्जा से वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? सुबह 4 बजे आया कहिए। कैसे पहुंचा वो यहाँ? ये मुझे क्या खबर, मैं यहाँ आने की तो मुझे ना पता कैसे आया, पर यहाँ से तो वो पुलिस वाले ले गए कहीं। तो साहिल की बुआ से भी हमने बातचीत करने की कोशिश करी। जिस तरह से साहिल की बुआ ने बताया कि वो समय समय पर यहाँ आता जाता रहता था, शादियों में आता जाता रहता था, और जिस तरह से वो उसने नीली टी शर्ट जो पहन रखी थी और काले कलर का लोवर जो पहन रखा था, जिन कपड़ों को पहनकर उसने नाबालिग बेटी की हत्या की थी, उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो यहाँ पर आया था। धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से हत्यारा साहिल यहाँ पर एक नाबालिग बेटी की हत्या करके उसको पनाह दी गई, क्या कहेंगे? देखो जो भी घटना हुई है शर्मनाक है, दर्दनाक है, लेकिन इस गांव में हिंदू मुस्लिम सभी बड़े प्यार से रहते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों के टाइम से। अभी तक हमने यहाँ कोई विवाद जैसी चीज कभी नहीं सुनी। दूर पड़ता है खुर्जा से जो गांव है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, गांव अटेरना पासू थाने के अंतर्गत ये आता है। तो 4 बजे उसको ट्रैफिक कैसे मिला, इस पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि यहाँ से कोई बुलाने गया या वो यहाँ से डायरेक्ट आया। लिवाने गए हैं उसे, वो आ नहीं सकता यहाँ तक क्योंकि बेड़बड़ इलाका कुछ चलते नहीं है वाहन। हम तो लोकल के, हम खुद जाते हैं रात बिरात में, हमें काम होता, हम बाइक के साथ खाली रोड मिलते कुछ नहीं, ये लिवा के आए। जिस तरह से जो साहिल हत्यारा है, हत्यारे के बुए के लड़के अमन से बात हुई और उसका कहना है कि 4 बजे उसने गेट खटखटाया था और उसने पूछा कि कौन है, उसने साहिल नाम अपना बताया कि शादी से आया हूँ, और उसके बाद यहाँ जो सुकून की नींद सो रहा था वो साहिल था, उसको हत्या उसने करी है, उसको भी हत्या की मौत मिलनी चाहिए, भाई को भी ऐसी सजा मिले। ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। इसके भाई ने गेट खोला, इसने नहीं खोला, झूठ बोल रहा है। टॉपिक को बुलाओ, इसका बड़ा भाई कहाँ है? कल से गायब है वो। ये जो साहिल लड़का है इसके पास 10 से 15 सिम है, और ये 2 महीने पहले ये खुद हमारे गांव की एक लड़की को लेकर भाग के गया था यहाँ से। ये तो पकड़ लिया था, हो सकता है उस लड़के के साथ वही अंजाम होता जो साहिल ने साक्षी के साथ में किया। इसने खुद हिंदू लड़की से प्यार करा था, अभी भगाने की तैयारी थी इसकी। अमन ने, ये जो अमन है जो अभी गवाही दे रहा, ये अभी हमारे पल्ले मोहल्ले में हिंदू की लड़की को खुद भगाने की तैयारी थी, वो तो पकड़ा गया था, ये लेकर भाग रहा था। उसमें भी इस पर 10-15 से पुलिस केस हुआ था इस पे। इसका बड़ा भाई है टॉपिक, उसे और बुला लो। हमारे गाँव में 2-3 शख्स ऐसे हैं मुसलमानों के अंदर, और कल भी थे यहाँ पर। इस लड़के को उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और अभी वो सब फरार है यहाँ से। अगर जिस तरह से वो सिखा के गए, लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपके मुताबिक किस तरह से वो यहाँ आया? क्या लगता है कि जिस तरह से वो यहाँ पर सुकून की नींद सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था, किस तरह से वो आया होगा आपके मुताबिक, क्या लगता है? जी मुताबिक क्या लगता है, लिवा के लाए हैं तो सीधा साफ इनका हाथ है उसमें, लिवा के लाए हैं, सीधा घर अपने रख रहे हैं। हमें हमारे घर कोई आएगा, हमें यही नहीं पता हमारे रिश्तेदार का शादी में आया, मैं यही तो पूछूंगा भाई किसके आया, क्यों आया था, किसकी शादी, कौन से गाँव में आया? नौकरा बस मुझे नहीं पता, एक ही बात रिपीट कर रहा, मुझे नहीं पता शादी में आया था। तो शादी में पूछा, लोवर टी शर्ट में कोई शादी में जाता है फटे कपड़ों में? वही टी शर्ट थी, वही लोवर था, वही जूते थे और वही कलावा हाथ में बंधा हुआ है। जिस तरह से लाइव तस्वीरों में देखा गया कि वो एक नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या करा और उन्हीं टी शर्ट में, उन्हीं कपड़ों में वो यहाँ आया था। जी, लिवा के लाए, इनका हाथ है पूरा। भैया एक बात बताओ, मुस्लिमों में जो शादी होती है वो दिन की शादी होती है, ज्यादा से ज्यादा शाम को 8 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाता है। उस 8 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक वो कहाँ था साहिल? 4 बजे ही क्यों आया वो? आने को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी आ सकता था, वो इतनी लेट क्यों आया? शादी में कोई कपड़ों में तो उसने इनको सूचना की है कि भैया जो भी ये लड़का है, क्या नाम है इसका, ये अमन जो भी है, इसको सूचना की है मैं आ रहा हूँ भैया, और मुझे यहाँ से तू ले जा, या तो ये खुर्जा से ले गया है या साबितगढ़ से बुला के लाया है, जो हमारा निकट स्टेशन है यहाँ पे साबितगढ़, यही उसको ले गया है। बचपन से कट्टरपंथी की कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं उसको फांसी की सजा कर रहे हैं, मौत की सजा मांग रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक नाबालिग बेटी को मौत के घाट उतार दिया, वहीं सीधे तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि वही अंजाम उसका होना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि जो बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गाँव अटेरना आता है, यहाँ पर जो जिस तरह से जो साहिल हत्यारा है, हत्यारे की जो बुआ का बेटा अमन है, उसका सीधे तौर पर कहना है कि उसने शादी में आने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस ड्रेस में उसने नाबालिग लड़की की हत्या की थी, उसी ड्रेस में वो यहाँ आया था। कहीं ना कहीं जो खून है वो उसकी ड्रेस से लगे होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोगों का भी कहना है कि रात के 4 बजे यहाँ से ट्रैफिक कैसे मिला, बुलंदशहर से खुर्जा कैसे पहुंचा, खुर्जा से अटेरना गांव कैसे पहुंचा, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, तो इस पर कहीं ना कहीं किस तरह के कई तरह के जो सवाल उठते हैं। तो अब ये एक जांच का विषय है। तो अब आपने सारा मामला देख लिया है। फिलहाल मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर आराम दूंगी और इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ मैं निशी भाटिया, नमस्कार।